हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी श्रुति गोयल एंड वेलकम टू गरुण प्रोफेशनल एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 कंपनी अकाउंट्स ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। इसके यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स से हम शुरुआत करते हैं। लेकिन कंपनी अकाउंट्स के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि कंपनी क्या होती है। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। जब हम नॉर्मल लाइफ में, रूटीन लाइफ में कंपनी वर्ड को यूज़ करते हैं तो इसे यूज़ करते हैं कंपनीशिप के लिए, टुगेदरनेस के लिए, फॉर हैविंग विद फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम बिजनेस टर्म्स में बात करें तो कंपनी इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हाउ कंपनी इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ये जब हम कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि ये बाकी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिफरेंट है एंड कंपनी का क्या रेलेवेंस है, क्यों इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना पड़ता है। सो लेट्स कंपेयर द कंपनी विद टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। वन इज प्रोप्राइटरशिप एंड सेकेंड इज पार्टनरशिप। प्रोप्राइटरशिप का जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, अकाउंटिंग होती है, वो हमने अभी देखी चैप्टर 7 फाइनल अकाउंट्स में। पार्टनरशिप के लिए जो अकाउंटिंग होती है एंड स्पेशल बातें होती है पार्टनरशिप के बारे में, वो है चैप्टर 9 में, चैप्टर 8 में पार्टनरशिप के लिए। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग कंपनी। तो तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ओनरशिप। प्रोप्राइटर क्या होता है? कोई भी इंडिविजुअल अगर बिजनेस कर रहा है, किसी लीगल एक्ट के तहत भी नहीं कर रहा है, जस्ट ही हैज़ ओपनड हिज शॉप या फिर कोई भी काम शुरू किया एंड ही इज़ डूइंग दैट, अर्निंग प्रॉफिट, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ बिजनेस। कोई एक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई ऐसे रेगुलेशन पर्टिकुलर फॉलो नहीं करना है। जो नॉर्मल लाइफ में आप देखते हैं कि किसी भी एक पर्सन का बिजनेस है एंड ही इज़ डूइंग हिज बिजनेस, अर्निंग द इनकम फॉर हिज डेली नीड्स, तो वो हो जाता है प्रोप्राइटरशिप। तो प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? सिंगल ओनर होते हैं। लेकिन वहीं कोई बड़ा बिजनेस हो या फिर कोई पर्सन इंडिविजुअली नहीं संभाल रहा है, ह्यूज कैपिटल अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, और ड्यू टू एनी रीजन टू और मोर पर्सन टुगेदर बिजनेस कर रहे हैं एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ फैमिली, और वो प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हैं, आपस में पार्टनर के रूप में कर रहे हैं, तो दैट इज पार्टनरशिप। लेकिन जो कंपनी में ओनर होते हैं, लॉट्स ऑफ ओनर्स होते हैं। यहाँ पे एक या दो ओनर नहीं होता नॉर्मली, जब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कोई भी सिंगल पर्सन के पास इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, तो बहुत सारे पर्सन्स थोड़ा थोड़ा अमाउंट कलेक्ट करके और एक ह्यूज कैपिटल बन जाते हैं एंड दे डू बिजनेस एज कंपनी। आगे भी, ये तो सिर्फ एक बेसिक है, इसके आगे और भी डिफरेंसेस देखते हैं। ये तो हो गया कि ओनरशिप। प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर, पार्टनरशिप में टू और मोर पर्सन्स ओनर होते हैं एंड कंपनी में जनरली बहुत सारे पर्सन मिलके ओनरशिप संभालते हैं किसी कंपनी की। नाउ नेक्स्ट रीजन ऑफ डिफरेंस इज कि उनकी कैपिटल क्या होती है। जो सिंगल पर्सन जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, सिंगल ओनर की ही मनी इसमें इन्वेस्ट होती है, सिंगल ओनर की मनी इन्वेस्ट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। इससे ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि डिफरेंस का रीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। तो जो प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो क्या कहलाती है? कैपिटल। ओनली कैपिटल, और एक ही पर्सन इन्वेस्ट करता है, वही ओनर होता है। एंड एंटायर प्रॉफिट इज ऑफ ओनर। उसको किसी से भी शेयर नहीं करना पड़ता है। एंटायर प्रॉफिट इज ऑफ ओनर। लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या होते हैं? जो मनी है उसके शेयर्स होते हैं, वो कोई भी एक पर्सन मनी इन्वेस्ट नहीं करता, टू और मोर। सपोज 4 पार्टनर है तो चारों पार्टनर्स कैपिटल लेके आएंगे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कैपिटल ना कह के पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। 2 और मोर पर्सन्स जो भी पार्टनरशिप में कर रहे हैं वो अपनी कैपिटल लेके आते हैं, अपना शेयर लेके आते हैं और उसके अकॉर्डिंगली शेयर करते हैं, शेयर प्रॉफिट बाय पार्टनर्स। कोई भी एक व्यक्ति पूरे प्रॉफिट का हकदार नहीं होता है।
जो भी पार्टनर्स होते हैं दे शेयर द प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें जो भी प्रॉफिट होता है। अब नेक्स्ट कंपनी में तो लॉट्स ऑफ ओनर होते हैं, तो इतनी सारी पूरा जो ह्यूज कैपिटल होता है कंपनी का, उसमें इतने सारे लोग, कोई कम कोई ज़्यादा, इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। और इसलिए ये जो कैपिटल होती है बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट की कैपिटल से मिलके एक बड़ा फंड बना होता है, लैक्स में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ तक भी कंपनी की शेयर कैपिटल होती है। और ये जो इन्वेस्ट करते हैं ओनर, उसे क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल। तो पार्टनर के जो पार्टनरशिप होते हैं उनके ओनर को क्या कहते हैं? हम पार्टनरशिप फर्म के ओनर को कहते हैं व्हाट ओनर्स कॉल्ड, पार्टनरशिप फर्म के ओनर को हम कहते हैं पार्टनर। जबकि कंपनी के ओनर को क्या कहते हैं हम? शेयर होल्डर, क्योंकि ये कंपनीज में शेयर कैपिटल में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उसके एवज में उन्हें शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। दैट्स वाई ओनर ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। एंड पार्टनरशिप फर्म के जो ओनर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? पार्टनर्स। जबकि प्रोप्राइटरशिप के ओनर को प्रोप्राइटर कहते हैं, या फिर नॉर्मली कुछ भी नहीं कहते हैं, बिजनेसमैन कह देते हैं इस तरीके से। और पार्टनरशिप फर्म के ओनर को पार्टनर, कंपनी के ओनर को शेयर होल्डर्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि रेगुलेशंस, कौन से रेगुलेशन फॉलो करते हैं? प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई अलग से ऐसे पर्टिकुलर एक्ट नहीं है जिसके तहत उनको रजिस्ट्रेशन कराना है या कोई काम करना है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके तहत उनको रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। पार्टनर्स की कोई एग्रीमेंट्स भी होते हैं, पार्टनर्स को अपने एग्रीमेंट्स भी बनाने पड़ते हैं जिसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड ये रिटन या नॉन रिटन कैसी भी हो सकती है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं क्रिएट की है तो पार्टनर्स क्या फॉलो करते हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932 या फिर उसके बाद जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट कितना होगा। या तो आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो कीजिए या फिर पार्टनरशिप डीड बनाइए विद इन द एक्ट और उसके अकॉर्डिंगली आप रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो कीजिए। लेकिन प्रोप्राइटरशिप में ना कोई एग्रीमेंट करना पड़ता है, ना कोई ऐसा एक्ट फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो सिंगल पर्सन है, अपना बिजनेस कर रहा है, किसी और व्यक्ति से उसे कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं तो उनको आपस में किस तरीके से रहना है, कैसे बिजनेस चलाना है ताकि आपस में भी झगड़ा ना हो, बिजनेस भी अच्छे से चले, उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट है। नाउ नेक्स्ट इज कंपनी। तो कंपनी के लिए लेटेस्ट है कंपनीज एक्ट 2013। उसके पहले था कंपनीज एक्ट 1956 जो कि अभी अमेंड हो गया, लेटेस्ट एक्ट कंपनीज एक्ट 2013। और जो एग्रीमेंट्स होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, ये सब कंपनी के एग्रीमेंट्स, देन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनी को ये सब रिटर्न में चाहिए और अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना ज़रूरी है। इस तरीके से कंपनी में बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। और कंपनी रेगुलेट कौन से एक्ट के तहत होती है? कंपनीज एक्ट के तहत। अब देखिए कंपनी में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, कभी कभी तो थाउजेंड्स में ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो वो सब आपस में झगड़ा ना करें एंड कोई भी प्रॉब्लम ना आए उनके बीच में, कंपनी में फ्रॉड ना हो, हर चीज़ स्मूथली चलते रहे। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा बिजनेस है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, उन सब का ध्यान रखने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 है। कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि कंपनी स्मूथली फंक्शन होते रहे, कोई भी ओनर छोड़े आए जाए उससे कंपनी के वर्किंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। अब हम और ज़्यादा अगर नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो एग्जिस्टेंस, अगर एग्जिस्टेंस की बात करें तो जब ओनर बिजनेस छोड़ देता है या ओनर की डेथ हो जाती है तो एंड प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस का एग्जिस्टेंस हो जाएगा एंड नाउ नो मोर बिजनेस। अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस छोड़ दिया, बिजनेस बंद कर दिया, या फिर प्रोप्राइटर्स का ये हो गया कि अब वो डेथ कर गया है, तो इस केस में बिजनेस बंद हो जाता है, मतलब प्रोप्राइटर के जाने से बिजनेस की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है।
सेम है पार्टनरशिप फॉर्म में, ये भी एंड हो जाता है। ये मान के चलिए 4 पार्टनर है तो 1 चले गया, 2 चले गया, उससे तो पार्टनरशिप फॉर्म खत्म नहीं होगी। लेकिन 3 पार्टनर चले गए, मतलब एक ही पार्टनर रह गया है, तो वो पार्टनरशिप पूरी खत्म हो जाएगी। और उसके अलावा एवरी टाइम कोई नया पार्टनर आता है या फिर कोई एक पार्टनर जा रहा है तो वो एक नई पार्टनरशिप फॉर्म बनती है। यानी किसी एक पार्टनर के आने या जाने से भी वो प्रेजेंट स्ट्रक्चर या प्रेजेंट कॉम्पोजिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाता है। देन रीन्यू करना पड़ता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट को। तो एक तरीके से एक भी पार्टनर नया आ रहा है या जा रहा है तो पार्टनरशिप का री एग्जिस्टेंस होता है, री एग्रीमेंट होता है। इस तरीके से एक पार्टनर के आने या जाने से पार्टनरशिप फॉर्म भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन कंपनीज के लिए एक टर्म यूज होता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब शेयर होल्डर्स आए जाएं, रहें या नहीं रहें, डेथ करें, बिजनेस छोड़ें, उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी परपेचुअल एग्जिस्ट होगी, यानी टिल इन्फिनिटी वो एग्जिस्ट होते रहेगी, अनलेस अनटिल कंपनी खुद ही इससे ऐसा हो कि कंपनी का बिजनेस खुद ही से क्लोज किया जा रहा है, तब कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म होगी। पार्टनर्स के आने या जाने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है फ्रॉम इट्स ओनर्स। ओनर्स जिंदा हैं, डेथ कर गए या फिर वो बिजनेस छोड़ रहे हैं, बिजनेस में हैं, इस बात से कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराना ओनर जाएगा, नया ओनर आएगा, इट डजंट मैटर टू कंपनी। तो ये डिफरेंसेस एंड कुछ सिमिलैरिटीज हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर माइनस पॉइंट देखें कंपनी का तो होता है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत और रूल एंड रेगुलेशंस, एक्सेस ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स की हम बात करें तो अगर प्रोप्राइटरशिप में तो नो रूल्स या फिर वेरी इजी, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में बात करें तो लिटिल डिफिकल्ट। और जब हम बात करते हैं कंपनी की तो ह्यूज कॉम्प्लायंसेस, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लायंसेस होते हैं, जिसके कारण कंपनी को पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा वो अकेले रूल रेगुलेशंस नहीं कर सकते। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड देन MBA, ये वो इस तरीके से बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कंपनी के केस में बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। उसका रीज़न बहुत सारे ओनर्स होते हैं। और एक और बड़ा रीज़न, जो मेजर रीज़न ऑफ डिफरेंस है कि इतने रूल रेगुलेशन होने के बाद भी लोग पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप करने की बजाय कंपनीज क्यों बनाना प्रेफर करते हैं, उसका रीज़न है लायबिलिटी। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप ये बहुत बड़ा रीज़न ऑफ डिफरेंस है कंपनीज का एंड बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का, कि क्यों कंपनीज में इतने झंझट होते हैं, इतने रूल रेगुलेशंस होते हैं, इतने कॉम्प्लायंसेस होते हैं, फिर भी लोग क्यों इतना झंझट लेना चाहेंगे ना अपने सर पे, क्यों फॉलो करते हैं, कंपनीज क्यों बनाते हैं, फिर पार्टनरशिप में क्यों नहीं करते, प्रोप्राइटरशिप में क्यों नहीं करते। क्यों? क्योंकि कंपनी का ओनर होना एक सेफ्टी देता है। क्या सेफ्टी देता है? आपकी लायबिलिटी को लिमिटेड कर देता है। कैसे? मान के चलिए एक पर्सन ने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में लगाया ये अमाउंट और उसकी पर्सनल कैपिटल है, पर्सनल प्रॉपर्टी है ये, एंड इन द सेम मैनर पार्टनर का बिजनेस पर्सनल प्रॉपर्टी एंड कंपनी में इंडिविजुअल की कैपिटल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। ये जो रेक्टेंगल है दैट इज ऑफ बिजनेस कैपिटल, बिजनेस के लिए, ठीक है। एंड ये जो सर्कल है दैट इज पर्सनल मनी। नाउ अब हम देखते हैं कि कंपनी में होने का सबसे बड़ा फायदा एक ओनर के लिए क्या है। सपोज जब सब प्रॉफिट में चल रहा है तब तो कोई भी इश्यू नहीं है, ऑल थिंग्स विल बी गुड। लेकिन खुदा ना खास्ता कभी बिजनेस को लॉस होता है, तब क्या होगा? अगर लॉस हो रहा है और बिजनेस अपने लोन रिपेमेंट करने में कैपेबल नहीं है और ये बिजनेस की कैपिटल हो गई 0, तो मार्केट वाले ये पर्सनल प्रॉपर्टी पे अटैक कर सकते हैं इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप। अगर बिजनेस में लगातार लॉस है, बिजनेसमैन बिजनेस का
जो भी प्रॉपर्टी है, असेट्स की वैल्यू है ज़ीरो हो चुकी है, बिजनेस में इतना लॉस हो गया कि वो अपने लोन्स रिपेमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे अटैक हो जाएगा एंड ऑक्शन होगी, पर्सनल प्रॉपर्टी का ऑक्शन होगा और उसके बाद वसूली पर्सनल प्रॉपर्टी से की जाएगी। बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कंपनीज। आपने बहुत सारे मूवीज एंड सीरियल्स देखे होंगे जिसमें क्या होता है, कोई बिजनेसमैन अगर बिजनेस उसका लॉस में जाते तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, गहने, जेवर, घर सब नीलाम हो जाते हैं। ये ड्रामा बहुत ज्यादा दिखाता है मूवीज में, तो आप रिकॉल कर पाएंगे। तो ये चीज प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में पॉसिबल है, कंपनी में वो चीज पॉसिबल नहीं है। ये सुरक्षा कवच होता है पर्सनल प्रॉपर्टी पे। क्यों? क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ओनर होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड अप टू शेयर कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब उन्होंने शेयर कैपिटल में जितना पैसा लगाया है उससे ज़्यादा उनसे कोई भी मांग नहीं सकता। पर्सनल प्रॉपर्टी इज सेफ, यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व होता है, इसको कोई भी अटैक नहीं कर सकता। नो अटैक इज पॉसिबल। पर्सनल प्रॉपर्टी का कोई ऑक्शन नहीं होगा, कोई रिस्क नहीं है पर्सनल प्रॉपर्टी पे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जिसके कारण इतने रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के बावजूद जो बड़ा बिजनेस होता है वो कंपनी के रूप में लोग चलाना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि मार्केट से लोन लेके चला रहे हैं। अगर भगवान ना करे बिजनेस नहीं चलता है, कोई लॉस होता है, कुछ भी ऐसा होता है कि बिजनेस बंद करने की नौबत आती है, तो जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है वही रिस्क है केवल, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं है। कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे अटैक नहीं कर सकता, उसकी ऑक्शन नहीं होंगे, बिकॉज इन केस ऑफ कंपनी ओनर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड। बट अगर पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो इन दिस केसेस देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ओनर। ओनर यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी पे करते हैं, मतलब जब तक उसका सारा कुछ ना बिक जाए तब तक लीगली आप उससे रिकवर कर सकते हैं। ऑल द लोन्स यू हैव गिवन एंड सामने वाले के ऊपर जितनी भी उधारी है आप उससे टिल लास्ट मनी उसके पास है, टिल देन आप उससे रिकवरी कर सकते हैं। बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ओनर ऑफ कंपनीज। This is the difference between ownership of companies and ownership of partnership firm and proprietorship. That's why companies form करना लोग बड़े बिजनेस के लिए प्रेफर करते हैं। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी। ये डिफरेंसेस आप नोट कर सकते हैं सो दैट आपको क्लियर रहे। दिस इज शोइंग इन स्क्रीन समराइज्ड फॉर्म में, ये आप साथ के साथ भी नोट कर लिए होंगे या फिर नोट कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कंपनीज। Now we will start with the theory of chapter unit 1 introduction to the company accounts. Types of company के बारे में हम देखेंगे एंड किस तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज को बनाने पड़ते हैं, दैट विल सी। बट पहले देखते हैं कंपनी वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे आया। द वर्ड कंपनी हम एवरीडे में यूज करते हैं लेकिन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम जिसका मतलब है विद टुगेदर एंड पनिस जिसका मतलब होता है ब्रेड। तो ओरिजिनली क्या होता था, यूरोपियन कंट्रीज में जो मर्चेंट्स होते थे, बिजनेसमैन होते थे, वो क्या करते थे, डाइनिंग टेबल पे जब डिनर ले रहे होते थे उस वक्त बिजनेस से रिलेटेड डील्स डिस्कस करते थे, बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करते थे। तो वहीं से कम मतलब मर्चेंट एंड पनिस दैट इज ब्रेड, खाना खाते हुए, डिनर करते हुए बिजनेस मैटर डिस्कस करना, यहाँ से कंपनी वर्ड का ओरिजिन हुआ। और बाद में ये लीगली इंडिया में आया कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर पे, और नाउ 2013 कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका है जो अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या, नया एक्ट ही आ गया है 2013 इन प्लेस ऑफ 1956। अब नाउ यहाँ पे कंपनी बैक्स इट्स ओरिजिन इन लॉ। इट इज ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स कॉल्ड शेयर होल्डर्स।
बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग शेयर ऑफ अ कंपनी, दैट इज कैपिटल। कैपिटल क्योंकि बहुत हिस्से में डिवाइडेड है तो उसे हम शेयर कहते हैं, एंड जो वो शेयर को ओन करता है वो शेयर होल्डर कहलाता है, दैट इज ओनर ऑफ द कंपनी। Generally, capital of the company consists of transferable shares and members have limited liability. वो शेयर हम सेल और परचेज भी कर सकते हैं। ओनर बहुत जल्दी ही आसानी से शेयर किसी और को सेल करके बिजनेस से निकल सकते हैं। स्टॉक मार्केट तो आप सबको पता है, आज लगभग लोगों का डीमैट अकाउंट होता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो सब कैसे पॉसिबल होता है। इसी तरीके से उसके बारे में और डिटेल में हम जब शेयर इशू चैप्टर करेंगे तो कुछ और भी जानेंगे। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कंपनी बाय जस्टिस मार्शल। तो ये डेफिनेशंस हैं या फिर एक्ट के सेक्शंस हैं, ये सब ज़रूरी नहीं होती कि आप याद करें, बट इफ़ यू कैन ईजिली रिमेंबर तो वेटेज अच्छा पड़ता है आंसर में। आप लिख सकते हैं, आप कोट कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी डेफिनेशन को, एक्ट के किसी सेक्शन को, लेकिन लोड नहीं लेना है। अगर आप इजीली याद नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, या तो आप सही लिखिए एज इट इज़ जो है एकदम कंफर्म, अदरवाइज आप ना कोट करें, लेकिन गलत कोट नहीं करना है कभी भी, ना ही किसी सेक्शन को, ना ही किसी ऑथर की डेफिनेशन को। या तो सही लिखें या ना लिखें, एंड बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। कभी कभी आधा नंबर या थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो सकता है, डिपेंड ऑन चेकर टू चेकर, लेकिन मेनली आप अपना कंटेंट सही रखने की कोशिश करें रेदर देन कि ये सब करने की बजाय। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट बिल्कुल करता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप इसी पे फोकस करें और जो मेन कंटेंट है उस पर ध्यान ना दें। तो डेफिनेशन देखते हैं। कॉर्पोरेशन इज़ एन आर्टिफिशियल बीइंग, मतलब कंपनी को भी एक पर्सन कहा है, लेकिन आर्टिफिशियल। जैसे हम नेचुरल पर्सन हैं, हम दिखाई देते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन कंपनी ये सब नहीं कर सकती। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, इंटेंजिबल, दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन नॉट बी टच्ड, एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द लॉ। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर पे कंपनीज रजिस्टर्ड होते हैं, उसका लॉ में एग्जिस्टेंस होते हैं, उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं रजिस्ट्रेशन के, जिनके कारण उनकी एग्जिस्टेंस होती है। और इसी तरीके से जस्टिस हेनी ने भी डिफाइन किया है कंपनी को एज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद इन अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ये सब क्या होता है हम आगे जब कंपनी के फीचर्स पढ़ेंगे तो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेलिएंट फीचर ऑफ अ कंपनी। क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, या फिर एक कंपनी के बारे में जब हमने ये डिफरेंसेस क्रिएट किया तो भी कंपनी के बहुत सारे फीचर्स देखें। इसी तरीके से यहाँ पे लाइन वाइज 1 to 11 फीचर्स दिए हुए कंपनी के, जिन्हें डिटेल में समझते हैं तो कंपनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट फीचर इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन से क्या मतलब है कि कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर पे ये रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद ही एग्जिस्टेंस में आती है। सो इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ, इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ, विदाउट लॉ इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। देयरफॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट इज मस्ट। नेक्स्ट फीचर इज सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन इट्स मेंबरशिप। हमने देखा शेयर होल्डर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बट कंपनी की एग्जिस्टेंस रहेगी। कंपनी के ओनर्स के आने या जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ती। कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, हैविंग अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर्स। ओनर्स के आने या जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एंड बीइंग अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, अ कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, स्यू एंड बी सूड इन द इनकॉर्पोरेटेड नेम एंड कंपनी। कभी भी आपने सुना होगा मिस्टर एक्स वर्सेस XYZ लिमिटेड, मतलब कंपनी एक पर्सन के रूप में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोर्ट केसेस लड़ सकती है, उसको शू किया जा सकता है, एंड इट कैन बी शूड एंड इट कैन शू टू अनदर पर्सन, अनदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस हद तक इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है कि अपने नाम पे कुछ भी कंपनी कर सकती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन, बिकॉज इट कैन डू एनीथिंग विद इन द लॉ जो एक नॉर्मल पर्सन कर सकते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस,
कि क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, मेंबर से अलग एग्जिस्टेंस है, इसलिए इट कंटिन्यूज टू बी इन एग्जिस्टेंस इन स्पाइट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और चेंजेस ऑफ मेंबर्स डेथ कर रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, डजेंट मैटर, कंपनी परपेचुअली चलती रहेगी, बिजनेस चलता रहेगा। नेक्स्ट इज कॉमन सील। अब देखिए, कंपनी को हमने एक सेपरेट बिजनेस बताया ना, कॉन्ट्रैक्ट है, तो कंपनी तो ऐसे साइन कर नहीं सकती अपने हाथ से, बिकॉज कंपनी इज नॉट अ पर्सन। तो कंपनी के सिग्नेचर कैसे होंगे, उसके लिए होती है कॉमन सील। कॉमन सील इज लाइक सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, जो वहां पे जो ऑथोराइज्ड पर्सन होता है वो यूज कर सकते हैं कंपनी की कॉमन सील को ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। जैसे कोई ओनर, कोई बोर्ड का मेंबर, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब कंपनी की कॉमन सील को यूज कर सकते हैं, कंपनी के बिहाफ में साइन करते हैं, वो एक्चुअल में कंपनी का सिग्नेचर है, इट इज कॉल्ड कॉमन सील। कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, देयरफॉर इट कैन नॉट साइन द डॉक्यूमेंट इन द मैनर अ नेचुरल पर्सन वुड डू। In order to enable the company to sign its documents, it is provided with a legal tool called common seal. The common seal is affixed on all documents by the person authorized to do so, who in turn puts his signature for or on behalf of company. वो common seal लगेगी कंपनी की, मतलब ये कंपनी की तरफ से साइन किया गया और वो इंडिविजुअल पर्सन भी अपने साइन करेगा जिसने अपनी अथॉरिटी में कंपनी की कॉमन सील को यूज किया है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। हमने अभी डिस्कस किया कि ओनरशिप की लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड होती है जितना उन्होंने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके बाद उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई भी अटैक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब देखिए, हमने ये तो देखा कि जो मेंबर्स होते हैं वो कभी भी आसानी से आ और जा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही आते जाते रहेंगे तो बिजनेस कौन चलाएगा, तो उसके लिए होता है डायरेक्टर्स, जिसको कहते हैं हम मैनेजमेंट। तो ओनर क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पूरा मैनेजमेंट कौन करता है, डायरेक्टर्स, एंड जनरली वो परमानेंट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वो आ जा नहीं सकते, लेकिन जो मेन ओनर होता है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो डायरेक्टरशिप भी देख रहा होता है, कंपनी का पूरा मैनेजमेंट देख रहा होता है। तो इस तरीके से ओनर्स अलग हैं, उनका मेन क्या है, पर्पस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना, लेकिन जो मैनेजमेंट संभालता है वो क्या कहलाता है, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में क्या होता है, जो प्रोप्राइटर होता है वही इन्वेस्ट भी करता है और वही बिजनेस भी संभालता है, बट इट इज डिफरेंट इन केस ऑफ कंपनी। नेक्स्ट इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन वो किसी भी कंट्री का सिटीजन नहीं होता। वो हम बोलते हैं इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, बट वो उनकी सिटीजनशिप डिसाइड नहीं करता। कंपनी एक पर्सन होते बट सिटीजन नहीं होते, ये बात हमेशा याद रखेंगे। ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 आर सिटीजन। नहीं, वो सिटीजन नहीं है, पर्सन है पर सिटीजन नहीं है। दे आर आर्टिफिशियल पर्सन बट नॉट सिटीजन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, उसके लिए शेयर मार्केट है पूरा, हम देखेंगे कि कोई भी ओनर अपना शेयर जो अपनी कैपिटल है किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। पार्टनर्स ऐसा नहीं कर सकती कि ये मेरी कैपिटल है अब ये तुम्हारी हो गई, नहीं, वो उसके लिए नया पार्टनरशिप डीड साइन करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशंस होंगे। लेकिन कंपनी के केस में बहुत आसानी से शेयर को किसी और को सेल किया जा सकता है, मतलब ओनर बहुत आसानी से अपनी कैपिटल किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बुक, कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 128 के अंडर पे बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं, जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, और भी कुछ बुक्स जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये सब बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है। देन पीरियोडिक ऑडिट जरूरी है, हर साल एक स्टेट्यूटरी ऑडिट कंपनीज का होता है, सेक्शन 148 है कंपनीज ऑडिटर से रिलेटेड, और कंपलसरी ऑडिट होता है कंपनीज का। देन राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कंपनी के लॉट्स ऑफ शेयर होल्डर होते हैं, हर कोई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन क्योंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उनको राइट टू नो है कि क्या हो रहा है कंपनी में, क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे है राइट टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, द राइट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी टू इंस्पेक्ट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ताकि पता चल सके शेयर होल्डर को कि कंपनी में क्या काम हो रहा है। विद द एक्सेप्शन ऑफ बुक्स ओपन फॉर इंस्पेक्शन अंडर स्टेट्यूट इज गवर्न्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कुछ एक्सेप्शंस के अलावा शेयर होल्डर्स को कंपनी की बुक्स का पूरा डिटेल्स देखने का
राइट होता है, ताकि क्योंकि उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए उन्हें पता रहे कि कंपनी में क्या हो रहा है। नाउ हम टाइप्स ऑफ कंपनी देखते हैं। ये सेलिएंट फीचर्स हो गए जो हमने डिफरेंसेस में भी बहुत अच्छे से समझे, और यहाँ पे भी नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी जो रजिस्टर्ड होता है ना कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर पे, तो ऐसा नहीं कि एक ही तरीके की कंपनी होती है, डिपेंड्स ऑन रूल एंड रेगुलेशंस कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। शॉर्ट नोट्स में आपको पूछ सकते हैं कि स्मॉल कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी क्या होती है, या फिर एक पूरा बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्कस 5 टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो एक ओवरव्यू इनका लेना और कुछ पॉइंट्स याद रखने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला गवर्नमेंट कंपनी। अगर सेक्शन याद नहीं होता है तो कोई कंपल्सन नहीं है कि आप सेक्शन याद कीजिए। एज पर सेक्शन 245 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बता रहा है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी में मोर देन 50% शेयर होल्ड कर रही है, मतलब अगर कंपनी के टोटल शेयर हैं इतने, उसमें से 50% या उससे अधिक के शेयर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिविजुअली या जॉइंटली हेल्ड कर रहे हैं, तो वो कंपनी हो जाती है गवर्नमेंट कंपनी। Government company means any company in which not less than 51% of the, not less than 51% मतलब more than 50% of the paid up share capital is held by central government या state government or governments, or partly by central government and partly by one or more in state government, and it includes a company which is subsidiary of such government company। कोई government या government से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मोर देन 51% ऑफ द शेयर अगर हेल्ड कर रहे हैं किसी कंपनी का, तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो गए। एंड गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी। मान के चलिए एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसकी कोई सब्सिडरी, उसके अंडर में कोई कंपनी है और वो रियल में गवर्नमेंट उसकी शेयर हेल्ड नहीं कर रही है, तो भी जस्ट बिकॉज वो गवर्नमेंट कंपनी के अंडर में है वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। नेक्स्ट इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होते हैं? एज पर सेक्शन 242 सब क्लॉज 42, जो कंपनी आउट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड हुई है, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड नहीं हुई है, किसी और कंट्री में उनके कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हुई है, बट हैविंग ए बिजनेस इन इंडिया। Foreign company means any company or body incorporated outside India which has a place of business in India, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode, and conduct any business activity in India in any other manner। business इंडिया में कर रही है, incorporated outside India है, तो that is foreign company। next is private company। देखिए जो कंपनीज होते हैं उनके शेयर्स बहुत बार पब्लिक के लिए ओपन होते हैं कि पब्लिक उनको खरीद सकती है आसानी से, ह्यूज पब्लिक के लिए ओपन होते हैं, तो वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। लेकिन जब पब्लिक किसी कंपनी के शेयर्स नहीं परचेज कर पाती तो वो कंपनीज प्राइवेट कंपनी कहलाती हैं। रेस्ट्रिक्ट, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, मतलब ना तो शेयर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक परचेज कर सकती है, ना मेंबर्स शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं अपने किसी और पर्सन को। एंड कंपनी में जो ओनर है वो 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब हमने देखा थाउजेंड्स ऑफ ओनर हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी की क्या रेस्ट्रिक्शन है? पहला तो नंबर ऑफ ओनर 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, एंड वो अपना शेयर फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो वैसी कंपनी कहलाती है प्राइवेट कंपनी। लेकिन जो पर्सन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी में है और जो पर्सन पहले एम्प्लॉयमेंट में थे कंपनी के, तब शेयर खरीदे थे और अभी तक शेयर होल्ड करें, तो उनको 200 वाली गिनती में काउंट नहीं करना है। बाकी सारे मेंबर्स 200 वाली गिनती में काउंट होंगे और मेंबर्स 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, लार्ज पब्लिक को कभी भी शेयर खरीदने के लिए इन्वाइट नहीं कर सकते इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक कंपनी क्या है? कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो कहलाती है पब्लिक कंपनी, मतलब जिसमें ह्यूज पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, शेयर इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं और मेंबर 200 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखिए कंपनीज एक्ट 1956 में था मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए प्राइवेट कंपनी का इतना और पब्लिक कंपनी का इतना। अब वो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स
एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की लिमिटेशन है। शेयर कैपिटल के अमाउंट की कोई भी लिमिटेशन अब नहीं है डिफाइन करने के लिए कि कौन सी कंपनी प्राइवेट होगी और कौन सी कंपनी पब्लिक होगी। 1% कंपनी, जनरली हमने ये पढ़ा है कि 2 या 2 से अधिक ओनर ही रहेंगे कंपनी में, लेकिन न्यू एक्ट जो 2013 एक्ट आया उसमें एक 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट भी लाया गया है, जिसमें केवल एक ओनर होता है, एक शेयर होल्डर होता है, उसे 1% कंपनी को कहते हैं। छोटे छोटे बिजनेस फर्म्स, स्टार्टअप्स जो कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट होना चाहते हैं लेकिन अकेले बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी दी गई है। नेक्स्ट इज स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी किसको कहते हैं? मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। कभी भी पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होगी, प्राइवेट कंपनीज स्मॉल कंपनी होते हैं। उनके लिए क्या कंडीशन है? पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। जो कंपनी की कैपिटल है वो 50 लाख रुपीज से ज़्यादा नहीं होगी। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टर्नओवर यानी सेल्स 2 करोड़ रुपीज से ज़्यादा नहीं होंगे, तो वो स्मॉल कंपनी। कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा ना हो या टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो, तो दैट विल बी स्मॉल कंपनी। हो सकता है ये शॉर्ट नोट में आ जाए कि स्मॉल कंपनी क्या होती है। अब देखिए ये ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है। आज टर्नओवर कम है तो वो स्मॉल कंपनी हो गई, फिर टर्नओवर ज़्यादा है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं रही। अब ये कॉन्सेप्ट्स क्या है? 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, क्योंकि ये छोटे फॉर्म्स होते हैं, इनके लिए कुछ कॉम्प्लायंस की रिक्वायरमेंट्स कम कर दी जाती हैं। ये रूल्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सेग्रीगेशन का ये जो क्लासिफिकेशंस हैं उसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस यही है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन आप क्या रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो यहाँ पे डिफाइन किया जाता है आगे एक्ट में। और यही रीज़न है क्लासिफिकेशन का। जो छोटी कंपनीज होती हैं उनके लिए कम रेगुलेशंस एंड बड़ी कंपनीज के लिए ज़्यादा रेगुलेशन। नेक्स्ट इज लिस्टेड कंपनी, जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज सुने होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब वहाँ पे रजिस्टर्ड है जो कंपनी, वो लिस्टेड कंपनीज कहलाती हैं। और जो वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है वो अनलिस्टेड कंपनीज कहलाती हैं। तो अनलिस्टेड कंपनीज आर विच आर नॉट रजिस्टर्ड इन द एनी रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। देन अनलिमिटेड कंपनी, हमने पढ़ा कि मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो उनके शेयर कैपिटल तक लिमिटेड होती है, लेकिन इन केस कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, ये बहुत रेयरली होता है, ऐसी कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती, फिर भी एक ऑप्शन हमेशा ओपन है कि अगर मेंबर अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कैसे? वो शेयर कैपिटल से ज़्यादा अमाउंट के लिए भी लायबल होंगे। ऐसा कब करते हैं? जब कोई कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है, उनका मार्केट में नाम नहीं है, तो मार्केट में जमाने के लिए और ताकि लोग अट्रैक्ट हों, स्टार्टिंग में वो लोग लायबिलिटी अनलिमिटेड रख सकते हैं। क्यों? ताकि लोग उनको लोन दें और बाद में जब अच्छा हो जाता है, बिजनेस का नाम अच्छा हो जाता है, तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी को लिमिटेड में कन्वर्ट कर लेंगे। सो टू स्टार्ट टू अट्रैक्ट द पीपल, टू गेन द ट्रस्ट ऑफ पीपल, स्टार्टिंग में अनलिमिटेड कर सकते हैं कि बिजनेस में नुकसान हो गया तो भी हम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से आपको पेमेंट करेंगे। एंड लिमिटेड बाय शेयर, जिन कंपनी में शेयर कैपिटल तक ओनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है वो होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ टू द अमाउंट इफ एनी ऑफ अनपेड शेयर रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। मतलब शेयर होल्डर ने शेयर खरीदने का वादा किया 100 रुपीज़ का एंड ही हैज पेड टिल डेट 90 रुपीज़, तो उसको 10 रुपीज़ और पे करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। नाउ नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सपोज कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है कि जो शेयर होल्डर है उसने 100 रुपये के शेयर तो परचेज किए, उसके बाद उसने गारंटी भी दी कि इन केस एनी डिफिकल्टी में 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर दूंगा, तो उसने 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा की गारंटी दे दी, तो उसको टोटल लायबिलिटी कितने तक लिमिटेड हो गई? 120 तक, उससे ज़्यादा नहीं। लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, उसने जो खुद से गारंटी दी है उतने तक लिमिटेड होगी इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स अ कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम to such amounts as the members respectively undertake to contribute to the asset of the company
इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। मतलब मेंबर्स ने जितना अंडरटेक किया है टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स कि हम इतने तक लायबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, कई बार क्या होता है कि जो होल्डिंग कंपनी है, कि होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशंस देखते हैं। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज मीन्स अ कंपनी हैविंग सब्सिडरी कंपनी। जिस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। अब सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, मान के चलिए जो ओनर है किसी कंपनी का वो खुद एक कंपनी है, तो 51% और मोर शेयर हेल्ड कर रही है एक कंपनी दूसरी कंपनी की, तो वो उस कंपनी की ओनर बन जाती है। इफ सपोज अ कंपनी इज बी और एक कंपनी है ए, तो ए इज हैविंग मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल और कंट्रोल इन मैनेजमेंट, तो बी कंपनी विल बी सब्सिडरी कंपनी एंड ए कंपनी विल बी होल्डिंग कंपनी। ए कंपनी ने बी में 51% और मोर के शेयर होल्ड किए या उसके मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज है, तो ए विल बी होल्डिंग एंड बी विल बी सब्सिडरी ऑफ ए। सब्सिडरी कंपनी पढ़ते हैं। सब्सिडरी कंपनी एज अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी मतलब ए कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, मतलब होल्डिंग द मैनेजमेंट कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, इस तरीके का कंट्रोल अगर है तो। और कंट्रोल मोर देन हाफ मतलब 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रही है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिमूव करने एंड अपॉइंट करने का मतलब बोर्ड में डिसीजन रखने का पावर है, दोनों में से कोई भी एक है, दैट विल बी होल्डिंग एंड अनदर विल बी सब्सिडरी। इन दिस मैनर आपने कंपनीज के टाइप्स एंड कंपनीज के फीचर्स, कंपनीज के बेसिक्स सीख लिए हैं। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक ये आप थ्योरी पढ़िए, कोई डाउट है तो पूछिए। कीप स्टडीइंग, बी मोटिवेटेड, बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।